नमस्कार, मैं हूं आशुकेश तिवारी, मेरे साथ है सुकेश रंजन और आप न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं। राजनीति की रेस बताएंगे सुकेश। 24 की रेस 24 के लोकसभा चुनाव के नतीजों के साथ खत्म हो गई, लेकिन ये जो चुनावी नतीजे रहे वो इतने इंटरेस्टिंग रहे कि इसने एक और नई रेस, राजनीति की रेस शुरू कर दी। इसलिए आज से हम बात करेंगे राजनीति की रेस को लेकर और सुकेश सर से समझेंगे कि किन किन स्टेट में और भारत की राजनीति में फिलहाल क्या चल रहा है। इसी में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेके, विधानसभा उपचुनाव को लेके बात करेंगे। 10 सीटों पे ये उपचुनाव होने वाले हैं और इन उपचुनाव को लेके कहा जा रहा है कि ये आने वाला विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। इंडिया गठबंधन अपनी ताकत को फिर से पेश करने की कोशिश करेगा, वहीं बीजेपी योगी आदित्यनाथ इन उपचुनाव को जीत के ये बताने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद हमने एक बार फिर से वापसी की है। सर, इन उपचुनाव को लेके, इन 10 सीटों के उपचुनाव क्या बताते हैं, क्या फ्यूचर रहने वाला है राजनीति का? देखिए, चूंकि आपने राजनीति का रेस बताएंगे सुकेश इस नाम से हमने जो आज से शुरू किया है उसका एक बैकग्राउंड तो दे दिया। तो उत्तर प्रदेश के पहले एक बैकग्राउंड देना जरूरी है जी, कि लोकसभा चुनाव के बाद एक विधानसभा चुनाव जो अलग अलग प्रदेशों में हुए, उसको भी इंडिया ब्लॉक ने एक बड़ी जीत बनाकर दिखाने की कोशिश की। जी, वो 10 से ज्यादा सीटें जीते, 13 पे चुनाव हुए थे। तो एडवांटेज इंडिया ये कहा गया। तो ये उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों का उपचुनाव है, ये दूसरी परीक्षा है एनडीए ब्लॉक की। उत्तर प्रदेश में ये बड़ा इवनली बैलेंस्ड है आज की तारीख में, क्योंकि बीजेपी के साथ निषाद पार्टी भी है, आरएलडी भी है, राजभर की पार्टी भी है और सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। जी, 10 सीटों में 5 सीटें सपा के पास थी, 3 बीजेपी के पास थी, 2 उनके सहयोगियों के पास थी। तो ये नंबर 5-5 का बनता है। लेकिन जब ये विधानसभा चुनाव हुए थे तो आरएलडी दूसरी तरफ थी, आज वो इस तरफ। जी, राजभर दूसरी तरफ थे, आज वो इस तरफ है। लेकिन इसके बाद 2024 के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें सपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वो 37 सीटें जीती, बीजेपी 33 पे रह गई। ये एक बहुत बड़ा डेंट था। तो ये बड़ी परीक्षा है और ये डू और डाई योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। अखिलेश के लिए तो परीक्षा है कि उन्होंने जो एक पीडीए का फॉर्मूला बनाया, वो एक फ्लूक था। वो लोकसभा में चल गया, क्या विधानसभा में चलेगा क्या नहीं चलेगा, इसकी परीक्षा होगी जी। क्या ये कंटिन्यूएशन में है। लेकिन ये परीक्षा योगी आदित्यनाथ की इसलिए है क्योंकि चुनाव के बाद आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में खासतौर पर बहुत सिरफटोल है। योगी के खिलाफ विधायक कई बोलने लग गए। बहुत मीटिंग्स हुई दिल्ली में, कभी केशव मौर्य के साथ, कभी अध्यक्ष के साथ जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, कभी उनकी प्रधानमंत्री के साथ, कभी अमित शाह के साथ, कभी नड्डा के साथ। राज्य की कार्यकारिणी की बैठक जी भी हुई। तो वजह तलाशने की कोशिश हो रही है और ऐसे में इन 10 सीटों का परिणाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आमतौर पे चुनाव संगठन लड़ता है, लेकिन योगी को मालूम है कि इन सारे जो कंफ्यूजन है, जो उनके खिलाफ धीरे धीरे आवाजें उठी हैं, उसको दबाने का एक मौका है कि वो 10 सीटों पे अच्छा परफॉर्म करके दिखा दें। जी, द मैटर विल इज देयर। और इसीलिए संगठन हरकत में आता, उसके पहले योगी आदित्यनाथ हरकत में आ गए। 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री इन विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने डिप्यूट कर दिए। एक को प्रभारी बनाया, 2 मंत्रियों को सह प्रभारी लगाया। कहाँ क्या काम हो रहा है, कहाँ का क्या काम जरूरी है, उसकी लिस्ट लाई जाए। सरकार में है जी, और कहा जाता है उपचुनाव सरकार के पक्ष में टिल्टेड होता है, प्रशासन आपका होता है। तो एक बहुत बड़ी माइट भी बीजेपी के साथ है जो मदद करेगी। लेकिन क्या जो जातीय गोलबंदी है वो अभी भी चलेगी? क्या सपा जो 5 जीती थी उसमें से कुछ सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब होगी क्या? ये बड़ी चुनौती है। जैसे मैं पहले बताता था जी, हाँ, मैं कुछ सीटें बता दूं जहां सपा को हराना मुश्किल होगा।
मैं एक एक करके सीट बताता हूं, दर्शक शायद समझेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती जो है जी आशुकेश, वो और एक टेस्ट केस जो है वो मिल्कीपुर है। मिल्कीपुर उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे, जो राजनीति में इंटरेस्ट रखने वाले लोग हैं वो जानते होंगे कि वो फैजाबाद के अंतर्गत आता है। वही अवधेश पासी जो आजकल एक राष्ट्रीय फिगर बने हुए कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी अयोध्या की सीट हार गई। वो अयोध्या जो फोकल पॉइंट था उनका, और किसने हराया? अवधेश पासी ने। किस पार्टी के हैं वो? समाजवादी पार्टी के। आजकल वो लोकसभा में सबसे पहली कतार में बैठते हैं। राहुल गांधी की चर्चा की, अभी वो मुंबई गए थे तो वहां भी उनको ऐसा वेलकम मिल रहा था जैसे उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। तो मिल्कीपुर ये टेस्ट केस है, इसलिए मिल्कीपुर से शुरू करता हूं कि मिल्कीपुर का गणित क्या कहता है। मिल्कीपुर, मैंने आपको बताया, दर्शकों को मालूम है कि ये फैजाबाद के अंतर्गत एक सीट आती है जी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने यह सीट जीती हुई थी। ये पासी बाहुल्य इलाका है और 2017 में यह सीट, शायद बाबा गोरखनाथ नाम है उनका, बीजेपी के, उन्होंने यह सीट 23,000 से 2017 में जीती। लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 में यह सीट 12,000 से जीत ली जी। और 2024 में जो एक गोलबंदी हुई है पीडीए के फॉर्म में, जो एक, जिसको शुरुआत में बहुत लोगों ने लाइटली लिया था कि ऐसे कुछ कॉइन कर दिया है अखिलेश यादव ने, ये पे करेगा या नहीं करेगा, उसने बहुत पॉलिटिकली फेच किया है। तो यहां पे अवधेश पासी के बेटे लड़ेंगे क्या, इस पे कंफ्यूजन है। हो सकता है कि उनके बेटे लड़ें। बीजेपी पासी वर्सेस पासी फिर से करना चाहती है क्योंकि वो अपने जो उसका वोट बैंक हो गया था उसको वापस लाने की फिराक में है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव 2024 में जो उपचुनाव है उसमें मिल्कीपुर बहुत इंटरेस्टिंग है। पासी बनाम पासी होगा। 2022 में सपा ने यह सीट जीती करीब 12,000 से जी। उसके बाद जो अभी मोमेंटम है उसमें एडवांटेज मैं कह सकता हूं कि यह सीट सपा के पक्ष में है, क्योंकि अभी अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक गोलबंदी दिखी है जी। तो ये टेस्ट केस होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अयोध्या में अगर उसको रिटेन करने में बीजेपी कामयाब होती है तो वो ये नैरेटिव को पंचर करने में एक कदम आगे बढ़ाएगी कि ये एक फ्लूक था। लोकल लेवल पे, स्थानीय स्तर पे हो सकता है कि कैंडिडेट से लोग नाराज रहे होंगे, भगवान राम का आशीर्वाद भाजपा को ही प्राप्त है, ये करने की कोशिश होगी। इसलिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है, ये नैरेटिव को रीबिल्ड करने की लड़ाई है, इसलिए ये सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर से बता दूं कि आज की तारीख में देखा जाए तो ये एडवांटेज सपा के लिए, सपा है। दूसरी सीट जिसको मैं इंपॉर्टेंट मानता हूं वो है, और जिसको मैं सपा के पक्ष में मानता हूं, वो है करहल से अखिलेश यादव खुद जीत चुके, चुनाव जीते हैं। शाक्य वहां बहुत ज्यादा हैं, यादव और शाक्य एक डिसाइसिव एज देते हैं समाजवादी पार्टी को। शाक्य बड़ी संख्या में भाजपा की तरफ जाते थे, लेकिन इस बार वो टूटकर करहल में अखिलेश के साथ लड़े जी। तो यादव और शाक्य, ये अगर कॉम्बिनेशन कायम रहता है तो ये सपा के पक्ष में सीट जा सकती है। अब यहां पे जो उनके रिश्तेदार हैं तेजू यादव, सपा के कैंडिडेट के नाम पे उनकी चर्चा हो रही है कि वो करहल से लोकसभा नहीं लड़ पाए। उनकी घोषणा हो गई थी, बाद में अखिलेश यादव की घोषणा हुई, तो क्या वो लड़ेंगे? सूत्र ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव यहां भी पीडीए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं कि अगर उन्होंने विकेट की सीट, तो जहां शाक्य बड़ी संख्या में है तो तेजू यादव को गच्चा मिल सकता है। एक बार फिर हो सकता है कोई शाक्य उम्मीदवार यहां से समाजवादी पार्टी खड़ा करे। बीजेपी को उसकी काट ढूंढनी पड़ेगी कि क्या करहल में भी उनके पास कोई काट है। बीजेपी भी मानती है कि करहल जो है वो एडवांटेज
सपा का। सपा है। तीसरी सीट लालजी वर्मा की है, कटहरी। कटहरी सीट जो है वो वहां से कुर्मी और निषाद दो जातियों की वहां प्रमुखता से दो जातियां हैं। लालजी वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं जी। जो कुर्मी बिरादरी बीजेपी के साथ इन टोटो कह सकते हैं कि साथ साथ थी, उन कुर्मियों ने, कोयरी समाज के लोगों ने इस बार समाजवादी पार्टी का रुख किया है। यहां पे लालजी वर्मा ने अपनी सीट खाली की है। हो सकता है कि उनकी तरफ से, उनके खानदान से ही कोई उम्मीदवार बनाया जाए। ये अखिलेश यादव को तय करना है, अभी तक ये तय नहीं हुआ है। क्या ये सीट निषाद पार्टी लड़ना चाहती है? एक सवाल ये भी है, क्योंकि निषाद वहां बहुत प्रमुखता के साथ है। कौन लड़ेगा अभी ये तय नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस सीट पे भी समाजवादी पार्टी का सांसद था, विधायक था, उन्होंने सीट खाली की। समाजवादी पार्टी ने सांसद का भी ये सीट जीत लिया, इसलिए ये सीट समाजवादी पार्टी का स्ट्रांग होल्ड माना जा सकता है। 3 सीट, 10 में से 3 सपा एडवांटेज। अभी सपा का एडवांटेज दिखता है इन 3 सीटों पे। मैं बार बार इसमें जोर देना चाहता हूं कि ये योगी आदित्यनाथ के लिए करो और मरो की स्थिति है। इसलिए आपको पेपर्स पे हो सकता है कि ये नंबर सपा के पक्ष में दिखे, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, पूरी सरकार की मशीनरी और सरकार का पूरा ध्यान, और जिस तरीके से बीजेपी डैमेज कंट्रोल में लगी है, संगठन भी पूरी तरीके से जुटेगा कि किसी तरीके से ये हमें सपा से छीननी है, तो ये इंटरेस्टिंग फाइट एक होगी। लेकिन कागज पे देखें और हाल के चुनाव के नतीजों को देखें, जिसमें दलितों ने बड़ी संख्या में वोट किया है, तो एडवांटेज, पिछड़ों ने बड़ी संख्या में जो बीजेपी की तरफ थे वो शिफ्ट हो गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ, तो वो एडवांटेज सपा दिखाता है। एक सीट जो और बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सपा के पक्ष में जाती हुई दिखती है, वो कुंदरकी है। यहां तो पहले आपको बता दूं कि 62% मुसलमान मतदाता है कुंदरकी में। कुंदरकी 60% से ज्यादा, मतलब एक तरफा वोट करें तो एक तरफा वोट अगर करते हैं तो वो जिस पार्टी, समाजवादी पार्टी, मुझे लगता है कि 1996 में बीजेपी ने आखिरी बार ये सीट जीती थी। उसके बाद बीजेपी के हाथ ये सीट आई नहीं है। ये रफीकुर रहमान बर्क जो थे, उनके पोते हैं शायद, जियाउर रहमान बर्क जी, वो वहां से चुनाव जीते थे। अब क्या जो दूसरा उम्मीदवार आएगा वो क्या बीजेपी के लिए इस कॉन्टेस्ट को कमजोर बना देगा? मुझे लगता नहीं है। और शायद इसलिए कुंदरकी में जो अभी सपा की सीट है, उनके सामने क्या आरएलडी का कोई चुनाव मैदान में होगा? अब आरएलडी मेरी जानकारी में खैर एक सीट है, वो चाहती है, वो कुंदरकी लड़ना चाहती नहीं है। तय करना है दोनों गठबंधन के नेताओं को कि बीजेपी यहां अपना बहुत ज्यादा रोल देखती नहीं है, वो उसके पक्ष की सीट नहीं मानी जाती है। इसलिए कुंदरकी भी मैं कहूंगा कि एडवांटेज समाजवादी पार्टी है। 5वीं सीट खैर है, ये बीजेपी के अनूप वाल्मीकि थे विधायक, वो शायद सांसद हो गए हैं अब। उनकी इस्तीफे से, उनके सांसद बनने से ये सीट खाली हुई है जी। अब वहां आरएलडी चाहती है कि वो चुनाव लड़े। 2012 में आरएलडी यहां से जीती भी थी, 2012 में जीती थी, इसलिए वो अपना क्लेम बता रही है कि हमें ये सीट मिलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी क्या ये सीट कांग्रेस को देगी या वो खुद लड़ेगी, इस पे अभी फैसला होना बाकी है। उनकी सीटों पे अभी फैसला नहीं हुआ कि 10 में कितनी लड़ेंगी। इस बीच में मैं ये बता देता हूं कि शुरुआती खबरें आई थी कि 10 में से 5 आपने जीती हुई हैं, 5 आप कांग्रेस को दे दीजिए।
ये होने जाने को नहीं है। वो 2 लड़े, वो 3 लड़े, वो 1 लड़े, लेकिन इतनी जानकारी मुझे है कि टॉप लीडरशिप ने यह फैसला कर लिया है कि इंडिया ब्लॉक अभी उत्तर प्रदेश में टूटता हुआ दिखना नहीं चाहिए। कांग्रेस हो सकता है एक कदम पीछे हट जाए, कांग्रेस और सपा कुछ ऐसी रणनीति बना ले कि विन विन सिचुएशन में दोनों हो, लेकिन किसी भी सूरत में यह गठबंधन टूटेगा नहीं, ऐसा उनकी टॉप लीडरशिप बताती है कि चाहे कांग्रेस 1 लड़े, 3 लड़े, 4 लड़े, जितना भी लड़े, लेकिन यह गठबंधन रहेगा। जो सीट इन 10 में कांग्रेस ले सकती है या सपा उसके लिए छोड़ सकती है, वो खैर की सीट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो दलित वोट है वो कांग्रेस के प्रति भी थोड़ा सहिष्णु है, वो कांग्रेस को वोट कर सकता है। एक जानकारी और दे दूं, अभी 15 अगस्त तक, अभी हाल में शुरू होने वाला है, अभी से लेकर 15 अगस्त तक कांग्रेस ने गांव-गांव तक संविधान बांटने का, दलितों के बीच संविधान वितरण का एक कार्यक्रम शुरू किया है। उन्हें लगता है कि संविधान बचाओ एक ऐसा नारा था जिसने देश भर में दलितों को उसके पक्ष में किया है, और राहुल गांधी उसके प्रणेता के तौर पे उभरे हैं। इसलिए कांग्रेस ये कैंपेन चलाने वाली है। और आपको बता दूं कि दलित समाज में कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, संविधान को लेकर एक उनके अंदर से वो संविधान को बड़ा सैक्रोसेंट समझते हैं। वो संविधान से बाबा साहब अंबेडकर को रिलेट करते हैं और बाबा साहब अंबेडकर से खुद को रिलेट करते हैं। इसलिए संविधान उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। और ये एक कैंपेन लगातार जो चलाया गया, नरेंद्र मोदी ने इसको इसकी धार कुंद करने की कोशिश की कि बाबा साहब भी आ गए तब भी अब संविधान नहीं बदल सकते। लेकिन ये हम पे आरोप लगा रहे हैं, दलितों पे इन्होंने आक्रमण इन्होंने किए, दलितों को इस हालत में इन्होंने छोड़ा है अभी तक 70 साल में, लेकिन आरोप हम पे लगाते हैं। लेकिन इसके बाद भी संविधान की प्रति जो आप सभी सांसदों के हाथ में आपने देखा जब वो शपथ भी ले रहे थे, तो एक ट्रिगर पॉइंट है। और कांग्रेस ये 15 अगस्त तक करने वाली है, जब लाल किले से नरेंद्र मोदी झंडा फहराएंगे तब वो ये प्रति बांटने वाली है। और उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है। खैर में हो सकता है चूंकि दलित अच्छी खासी संख्या में है तो कांग्रेस लड़े, और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन खैर में या बीजेपी लड़े या कांग्रेस लड़े, ये बीजेपी की सीट है, वहां भी एक अच्छी खासी चुनौती वो पेश करेगा। ये एक अच्छी सीट है इंडिया ब्लॉक के लिए जहां वो अच्छा परफॉर्म कर सकती है। एक सीट और जो मुस्लिम बाहुल्य है वो सीट है मीरापुर। मेरी जहां तक मुझे याद है मीरापुर शायद आरएलडी ने लड़ा था, वहां से उनके सांसद चंदन चौहान है, शायद वो जीत कर सांसद बन गए हैं। लेकिन याद करिए कि ये सीट, विधायक वाली सीट उन्होंने तब जीती थी जब वो समाजवादी पार्टी के साथ थे। अगर ये सीट, मेरी जानकारी में शायद वो सीट लड़ना चाहते हैं या खैर जाना चाहते हैं, अगर ये सीट आरएलडी लड़ती है तो क्या वो ऐसी स्थिति में होगी, ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, बाहुल्य सीट है, यहां एसपी और कांग्रेस का गठबंधन अच्छा परफॉर्म कर सकता है। आरएलडी के लिए यहां मुश्किल हो सकती है, या फिर बीजेपी लड़ेगी सीट से, इस पे भी अभी क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ये सीट इंटरेस्टिंग हो गई है आज की तारीख में मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से। जी, मतलब खैर और मीरापुर में लड़ाई है, मतलब वहां पे किसी को एडवांटेज नहीं है इन दोनों सीटों पे। मैं मानता हूं कि खैर में लड़ाई होगी, मीरापुर में भी लड़ाई हो सकती है, लेकिन मीरापुर हो सकता है कि उसका टिल थोड़ा सा सपा की तरफ, इंडिया गठबंधन की तरफ ज्यादा है, इंडिया ब्लॉक की तरफ ज्यादा हो। बीजेपी अपनी तरफ से ये कोशिश करेगी कि किसी तरीके से ये उनसे छीना जा सके या अपने पक्ष में रखा जा सके। आरएलडी चूंकि अब उनके साथ हैं, ये सीट जब वो हारे थे बीजेपी, तब आरएलडी दूसरी तरफ थी। एक सीट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट 10 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे किसी को छोड़ना, किसी को ये वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन सारे सीटों के बारे में बताना जरूरी है। एक सीसामऊ सीट है, नंबर में भूल गया कि मैं 7 तक बताया था या 8 तक, मुझे मालूम नहीं। सीसामऊ सीट बहुत इंटरेस्टिंग सीट है आशुकेश।
ये इरफान सोलंकी हैं समाजवादी पार्टी के, उनको सजा हो गई, उसके बाद ये सीट खाली हुई है। अब यहां पे अगर मैं आपको इसको इस तरीके से बताता हूं, जैसे यहां मुस्लिम आबादी करीब 1 लाख से ज्यादा, 1,10,000 के आसपास मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी है। दलित करीब 70,000 है। ब्राह्मण करीब 60 से 65,000 है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सीट है सीसामऊ, लेकिन समाजवादी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है कि जो उसने पीडीए बनाया है उसके तहत मुस्लिम दलित ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। ये हमारी विनिंग सीट थी और यहां पे हम जीत दर्ज करेंगे। यहां कांग्रेस, माफ कीजिएगा, बीजेपी ने भी सारे घोड़े उन्होंने खोल रखे हैं, जो कि पूरी एक टीम ही बन गई है। मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ, चूंकि उनके लिए ये विधानसभा चुनाव के नतीजे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उन्होंने संगठन हरकत में आता इसके पहले सारे मंत्रियों को, एक मंत्री को प्रभारी और दो मंत्रियों को सह प्रभारी बनाकर वहां पे स्थितियां अपने कंट्रोल में करने की कोशिश की है। तो सीसामऊ उस लिहाज से अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी को मैं अभी भी एडवांटेज देता हूं कि यहां पे समाजवादी पार्टी जीत सकती है। एक सीट जहां जो चैलेंजर माना आता है जिनको, केशव मौर्य को, योगी आदित्यनाथ का, वो फूलपुर की सीट है। फूलपुर आप सब जानते हैं कुर्मी-बाहुल्य सीट है जी। प्रवीण निषाद शायद यहां विधायक थे जो सांसद बन गए हैं, प्रवीण पटेल। यहां कुर्मी के साथ साथ बाकी जो पिछड़ी जातियां हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और ये खास तौर पे कुर्मी बाहुल्य होने की वजह से, और चूंकि यहां पे केशव मौर्य जो एक चैलेंजर के तौर पे बार बार उभरते हैं योगी आदित्यनाथ के, जिन्होंने कहा कि संगठन बड़ा है, सरकार से बड़ा है, और उस बयान की बहुत प्रतिक्रिया हुई, तो केशव मौर्य के लिए यह बहुत ही उनके लिए डू और डाई है कि किसी तरीके से यहां डिलीवर करे जी। तो समाजवादी पार्टी यहां कोशिश करेगी, क्योंकि कुर्मियों ने उनको वोट किया है, अन्य पिछड़ों का भी उनको काफी वोट मिला है, तो वो कोशिश करेंगे कि एक बार फिर से वो हमला कर सके। जो इस इलाके में एक और सीट है जहां से वो खुद चुनाव हार गए थे, तो यहां पे केशव मौर्य दिखाना चाहेंगे कि वो कमांड में हैं और वो बीजेपी को सीट निकाल कर दिखा सकते हैं, बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं। 10वीं सीट मैं बता ही दूं, जब सब बता दी तो एक मजबा सीट है। यहां इसके बारे में बहुत क्लैरिटी से कहना मुश्किल है। ये निषाद डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है। बीजेपी यहां पे पूरी ताकत लगाएगी कि किसी तरीके से मजबा सीट गाजियाबाद रहेगा। हाँ, गाजियाबाद, तो मैंने, मुझे लगता है नंबर गलत लिखा। गाजियाबाद के बारे में बहुत बताने की जरूरत नहीं है। गाजियाबाद में यहां आपके साथ खड़े होकर बताता हूं, गाजियाबाद शहरी सीट है। गाजियाबाद बीजेपी की विनिंग सीट है जी। गाजियाबाद एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें यह कहा जाता है कि कभी कोई लड़ाई होती नहीं थी। गाजियाबाद कांग्रेस के लिए समाजवादी पार्टी छोड़ेगी, वो इस बिना पे छोड़ेगी कि लोकसभा के चुनाव में जो रिजल्ट था गाजियाबाद का, वो करीब 1,20,000 का अंतर था। आप पास की नोएडा सीट ले लें तो उसमें लाखों की वोट से महेश शर्मा जीते, लेकिन गाजियाबाद में ये मार्जिन बहुत श्रिंक कर गया। तो कांग्रेस बहुत आशान्वित है कि वो वहां पे इनरोड बनाएगी, लेकिन गाजियाबाद में डिसाइसिव तौर पे बीजेपी का एज लगता है। इन सभी सीटों पे, 10 सीटों पे मैं फिर से बताऊं कि 5 सीटें समाजवादी पार्टी जीती है। अगर वो 5 भी जीतती है तो वो कहेगी कि हमने अपना रिटेन कर लिया और हम पूरी सत्ता के हनक के खिलाफ लड़े थे, हम प्रशासन के जो तिकड़म होते हैं उसके खिलाफ लड़े थे। और उपचुनाव ये जान लीजिए कि जैसे रामपुर, अब रामपुर के बारे में सब जानते हैं कि वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, जैसा कि मैंने कुंदरकी के बारे में कहा। रामपुर भी मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी वहां जीतने में कामयाब हो गई जी। तो कहा जाता है कि प्रशासन एक बड़ा रोल
प्ले करता है। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चुनाव है, वो अपनी सारी ताकत लगाएंगे। बीजेपी संगठन लगेगा, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे इसकी चर्चा होगी इन चुनावों की। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि 13 विधानसभा सीटों पर जब चुनाव हुए तो इसमें इंडिया ब्लॉक ने कहा कि हमने एनडीए को पछाड़ दिया है, और बहुत बड़े मार्जिन से पछाड़ा है। तो यहां पे बीजेपी कहने का ये मौका नहीं देना चाहेगी, इसलिए संगठन भी लगेगा, सरकार भी, योगी आदित्यनाथ भी लगेंगे, पूरी सरकार लगेगी। ऐसे में एक एक सीट इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन जिस तरीके से एक डिराइव हुआ है, एक पीडीए का फॉर्म जिसका जन्म हुआ, जो कंसीव किया गया, वो फील्ड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इन 10 सीटों का अगर आप पे कौन एज पे है, तो वो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी और इंडिया ब्लॉक एज पे होगा। एक लास्ट मेरा सवाल ये भी रहेगा कि अच्छा परफॉर्मेंस किया लोकसभा चुनाव में भी, अगर विधानसभा उपचुनाव में इंडिया गठबंधन 5 सीटों से ज्यादा के आगे निकल जाती है, जो 5 अपना रिटेन करके आगे चली जाती है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि सच में ये जो उपचुनाव था वो 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल था और 27 की तस्वीर कुछ बदल जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, दोनों ही परिस्थितियों में इसको इस तरीके से ही एनालाइज किया जाएगा। इसकी मीमांसा इसी तरीके से होगी कि 2027 के नतीजे आ गए, अगर बीजेपी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो ये बताएगी कि ये फ्लूक था, एक बार हो गया, अब दोबारा एक बार हो गया, ये दोबारा नहीं होगा, क्योंकि ये तो मायावती के साथ मिलके हमसे नहीं जीत पाए। एक बार थोड़ी हमारी कमजोरी हो सकती है। योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जो कार्यकारिणी थी उसमें कहा था कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, इसलिए हार गए। बहुत जो 15 कारण अध्यक्ष ने बताए हैं, उसमें दुनिया भर की मीमांसा की गई है कि कैसे हम हारे। तो उसमें एक ओवर कॉन्फिडेंस भी था, उसमें सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के बारे में कहा गया था। तो हो सकता है कि बीजेपी अच्छा करे तो ये कहें कि एक फ्लूक था जिसमें समाजवादी पार्टी जीत गई, हम ओवर कॉन्फिडेंस में थे, हमारे कैंडिडेट्स के प्रति एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए हम हार गए। हम जीत के रास्ते पे हैं और ये 2027 के लिए एक ट्रेलर है जो उपचुनाव में दिखा है। अगर अखिलेश यादव ये 5 से ज्यादा जीतने में कामयाब हो गए तो वो डंके की चोट पे कहेंगे कि इंडिया ब्लॉक विनिंग स्ट्रीक पे है, पहले हमने इनको लोकसभा के चुनाव में रोका, अब विधानसभा के चुनाव में हरा रहे हैं, 2027 में ये कहीं टिकेंगे नहीं। मतलब बेसिकली ये जो 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है वो कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर दिखाता है। देखते हैं क्या होता है, चुनाव होगा, नतीजे आएंगे तो हम उन नतीजों पर भी बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।